विषय पे 2 लाइन बोल के फिर सवाल पूछना शुरू करिए और इनसे पूछिएगा और मैडम से पहले। नहीं, पहले मैडम से पूछिए। तुम्ही से पूछिएगा क्या थोड़ा सा बोल। आज लोकतंत्र में जो महिलाओं की भागीदारी होने के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो 33% आरक्षण लागू किया गया सरकार के द्वारा, उसमें आज हम कचहरी परिसर में घूम के महिलाओं को ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं के बीच में जो महिला पढ़ी लिखी महिला अधिवक्ता हैं उनके बीच में क्या उनकी सोच है, क्या मंशा है। 33% महिलाओं के आरक्षण पे वो क्या चाहती हैं, सरकार से अपनी उम्मीद क्या चाहती हैं, ये इसका बेनिफिट आने वाले कल में लोकतंत्र में अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसके ओपिनियन के लिए आइए चलिए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। हमारे बीच में बैठी कचहरी के बहुत तेज तर्रार युवा अधिवक्ता रितु पटेल जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि महिला विधेयक जो वर्तमान में पास हुआ है, जिसमें पुरुष वर्ग के लोगों ने तमाम तालियां बजा के उसका स्वागत किए हैं, इस 33% महिला आरक्षण का लाभ और हानि क्या होगा। तो आप इस महिला बिल जो 33% उसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? सबसे पहली बात, ये जो नारी शक्ति वंदन जो अभी तक आया, ये बहुत ही सराहनीय थी। ठीक है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के बारे में इतना उन्होंने सोचा। मैडम एक चीज़ बताइए कि आप जो है इसमें 33% जो महिला है उसमें आरक्षण की क्या दृष्टि नहीं देखना चाहती कि उसमें दलित महिला, ओबीसी महिला, माइनॉरिटी के लोग 33% में भागीदारी हों? बिल्कुल, सबसे पहली बात हम महिला हैं। चलिए, अभी तक पिछड़ी और दलित महिलाओं की तो बात की, पहले महिला के बारे में सोचा जाए, उसके बाद अब आवाज़ तो उठी है, एक उठी महिला के लिए, अब आएगी बात दलित ओबीसी। पहले महिला आरक्षण तो आया। 27 साल से ये बिल पेंडिंग था, किसी ने भी इस बिल को पास नहीं किया। कई बार सभा में इसको पेश भी किया गया, परंतु इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में ये बिल आया और इसे बहुमत देके पास कराया गया। मैडम एक चीज़ बताएं कि आप तो ये जानते हैं कि जो आरक्षण जो दिया जाता है तो महिलाओं को भागीदारी, जो दुबले कुचले महिला हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो सामाजिकता और राजनीतिक के बराबरी का दर्जा देने के लिए, तो आप ये बताइए कि जब हम महिला बिल में जब आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो क्या समानता आएगा? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हमें जाति विशेष से नहीं देखा जाता, महिला शब्द से बोधित किया जाता है। पहले महिला आया, ठीक है, देखिए जाति के आधार पे तो शोषित महिलाएं हो ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिला के लिए आया, अब जाति वाति के लिए भी सोचा जाएगा। पहले महिला के लिए सोचा तो किसी ने ना। धन्यवाद। आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। एक कचहरी के और ही तेज तरार महिला अधिवक्ता हैं, वो खुद अपना नाम परिचय देते हुए जो है महिला विधेयक पे बात करें, बताएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट नीलू यादव। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी समस्त महिलाओं को, क्योंकि ये विधेयक जो महिलाओं के हित में पहली बार आया है। अब तक हमें कानून से दूर रखा जाता था, महिलाओं को कहा जाता था तुम्हें कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन अब हम लोकसभा में अपनी बात रख करके मत देंगे, कानून में अपनी बात रखेंगे, मत दे के सहमति देंगे और विरोध करने की बात रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें मैं ये कहूँगी कि पहली बार महिला एकजुट हो करके इसमें जातिगत भेदभाव करके महिलाओं को ना बांटा जाए। अच्छा, वकील साहब एक चीज़ बताएं आप कि आपने कभी नासिस किया है कि जो महिला बिल पास हुआ है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जो महिलाएं हैं और जो समान वर्ग की महिलाएं हैं, उसमें साक्षरता दर में क्या डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब डिफरेंस है तो जो जिनके लिए आरक्षण लागू होना चाहिए उनको उसमें आरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो मुझे लगता है कि इस विधेयक को एक तरीके से लागू हो जाना चाहिए, हो गया है, जो कि इसके लागू होने के बाद अगर आवश्यकता लगती है, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है, तब ज़रूर लागू होना चाहिए। अगर जाति विशेष की अगर प्रतिनिधित्व वहाँ से हमें नहीं प्राप्त होती है तो हमें ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। हम अभी कचहरी में भ्रमण करते हुए सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व प्रत्याशी माननीय माधुरी पटेल जी के समक्ष आए हैं और मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि महिला विधेयक में उस किस नज़रिए से देखती हैं और
पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की भूमिका के बारे में क्या सोचती हैं? हाँ, तो मैम बताएं, अपना परिचय देते हुए बताएं जो है। मैं माधुरी सिंह एडवोकेट, मैं बनारस कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ और अब मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, महिला विधेयक बिल पास हुआ, यह बड़ा सराहनीय कदम था और हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि यह बिल जो इतने दिनों से पेंडिंग था वो पास हुआ और हम महिलाओं को इसमें सहभागिता मिला कि हम भी जो है लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को रख सकेंगे, अपनी बातें कह सकेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी। मैम एक चीज़ बताएं कि महिला विधेयक में उसमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? देखिए, ये विधेयक जरूर जाति के आधार 27 पे। साल में ये विधेयक जरूर पास हुआ, लेकिन इस विधेयक की जो सबसे बड़ी खामी है कि इस विधेयक में जो आरक्षण नहीं दिया गया है, यह इसकी सबसे बड़ी खामी है। इस विधेयक में आरक्षण जरूर होना चाहिए। उस आरक्षण के अभाव में यह विधेयक, जैसे कानून पहले अपर कास्ट के लोगों के हाथ में नाचता रहा है, उसी तरह से ये महिला बिल भी नाचता रहेगा। क्योंकि हम जो महिलाएं हैं वो हम जो ओबीसी से, एससी एसटी से, माइनॉरिटी से जो आते हैं, इनके पास क्वालिफ़िकेशन कम है, इनके पास आगे जाने की क्षमता कम है। तो यह राजनीति जो है पहले उनके पुरुषों के हाथ में था, अब महिलाएं आ गई, अब महिलाओं को आगे कर फिर पुरुषों के हाथ में रहेगा। अब जस्ट लाइक ऐसे देखें कि जैसे कि हमारे यहाँ का प्रधानपति क्या कहते हैं, ग्राम प्रधानाओं को आरक्षण दिया गया कि महिलाएं, अब कोटा सीट निर्धारित की गई कि यहाँ से महिलाएं आरक्षित होंगी। चलिए, लेकिन क्या महिलाओं ने ग्राम प्रधानी किया? नहीं किया, उनके पतियों ने किया। वो ग्राम महिला पति के नाम से जाने जाते हैं और वहीं इसको नचाते हैं। फिर हमारे यहाँ यह हुआ कि कोटा निर्धारित किया गया कि यह फलनवा ओबीसी सीट होगा, फलनवा सीट एससी एसटी होगा। तब जा कर के ये ओबीसी की, एससी एसटी की महिलाएं आगे आने लगी हैं। अब आगे आने लगी हैं, अब धीरे धीरे वो अपने हक और अधिकार को भी जानने लगी हैं। धीरे धीरे जो ग्राम महिला पति थे वो हट जाएंगे और महिलाएं अपने रूप को धारण कर लेंगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो ये खामी है कि अगर इसको इसी वक्त आरक्षण निर्धारित कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया बिल ये कहलाएगा। लेकिन 27 साल जब महिला विधेयक बिल को पास होने में लगा तो यह आरक्षण आते आते भी 27 साल लग जाएगा और आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी कोई वो नहीं किया सकता। तो इसमें अभी से अगर हमें इस बिल को संशोधित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम महिलाएं न कल थे न आज होंगे। ये महिला विधेयक जो है एक नाम का रह जाएगा। इसलिए इसकी सबसे बड़ी खामी है कि इसमें आरक्षण नहीं दिया गया। अभी कुछ जब हर जगह आरक्षण है, जब हमारे पूरे संविधान में आरक्षण दिया गया है, तो इसमें क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा है भाई? इसको भी आरक्षित कर दिया जाए ताकि हम आगे आ जाएं। आपका कहना है कि महिला विधेयक में अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? यस, बहुत मजबूत हो जाएगा और हम महिलाओं को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में ये होगा। वरना क्या होगा कि उनके पास पैसा है, उनके पास बाहुबली हैं, उनके पास धन है, वो नहीं तो उनकी महिलाएं आ जाएंगी, हम तो खुद ही हट जाएंगे। हमारी तेज़ तर्रार महिलाएं हैं, ऐसा नहीं ओबीसी में तेज़ तर्रार महिलाएं नहीं हैं, बहुत हैं। लेकिन अगर ये आरक्षण हो जाएगा तो वो अपने दम पे नाच करके, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी हो जाएगा तो वहाँ पर स्वर्ण कास्ट आएगा ही नहीं। तो ये उनके हाथ की, उन्हीं की लाठी उन्हीं का भैंस, जैसे मन करे पहले नचाते थे, अब महिला को आगे करके अब नचाएंगे। तो इसमें आरक्षण मस्ट है। धन्यवाद मैडम। माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को ओपिनियन जानने का अवसर हमको मिला, जिसके वजह से आज ये पता चला स्पष्ट रूप से कि महिला विधेयक में आरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तो जो पिछड़े दलित समाज की महिलाएं हैं उनको लोकतंत्र में भागीदारी नहीं मिल पाएगी और वो अपने जो है अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। आगे जिले में चल के ओपिनियन लिया जाएगा।